अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलें हम शुरू करते हैं अपना जो रिमेनिंग टॉपिक था मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का। लो जी, ये हमारे पास क्या है, ये है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमारे पास मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है जिसके अंदर मुख्तलिफ चैम्बर हैं, जिसमें सबसे पहले है जी वोलेटलाइजेशन चैम्बर। वोलेटलाइजेशन चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर आयन, इसमें वेपराइजेशन होगी। दूसरा है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर। इसके बाद है जी एक्सेलरेटर। उसके बाद है मैग्नेटिक एनालाइजर, ठीक। और लास्ट वन है इलेक्ट्रोमीटर। तो ये जो डायग्राम आपको दी गई है ये मॉडर्न मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की नहीं है, बल्कि ये डैम्स्टर की है। और डैम्स्टर के अंदर ये जो 5 चैम्बर्स मौजूद होते हैं जिनमें ये वाला इलेक्ट्रोमीटर कहलाता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बुक में जिसके बारे में उन्होंने बात की, हालांकि डैम्स्टर में हाँ वेपराइजेशन चैम्बर होता है, इन्होंने लगाया नहीं हुआ डायग्राम के अंदर बुक में, लेकिन हमने खुद से ऐड कर दिया क्योंकि वोलेटिलाइजेशन की बात की गई है, इसलिए चले हम बात इस पर कर लेते हैं। अच्छा, वोलेटिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल ऐसा जो क्या है सॉलिड और क्या है लिक्विड, उसको क्या किया जाता है, वोलेटिलाइज किया जाता है, यानी कि हम उसको वेपराइज करते हैं। क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं। और फिर इसको अगले जो चैम्बर है, मतलब अगला हिस्सा है, उधर ट्रांसफर कर देता है। अब सपोज हमने यहां पर जो चीज ली है दैट इज नियोन गैस, हमने नियोन गैस ली है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इस चैम्बर की हमें जरूरत नहीं पड़े। अगला जो चैम्बर है वो भाई आयनाइजेशन चैम्बर है। इस जगह पर क्या होगी, आयनाइजेशन होगी। और आयनाइजेशन यहां पर किस बुनियाद पर होगी, इसको कहते हैं, हम कहेंगे जी थर्म आयोनिक आयनिक एमिशन। इसको कहते हैं थर्म आयनिक एमिशन। यानी ये हमने क्या लिया है, एक फिलामेंट लिया है। उस फिलामेंट को हम क्या कर रहे हैं, उस फिलामेंट को हीट कर रहे हैं, और उस हीट के नतीजे में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बिल्कुल ठीक, ये इलेक्ट्रॉन निकले, नीचे हमने एनोड लगा दिया। एनोड यानी कि वो अट्रैक्ट करेगा। अब ऊपर इलेक्ट्रॉन, नीचे पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे बड़ी तेजी से नीचे की तरफ भागेंगे। और ऐसा ही होगा जैसे ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन की बरसात हो रही हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से बड़ी स्पीड से ऊपर से नीचे आएंगे। यहां से हम क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल ऐड कर रहे हैं जो कि नियोन सैंपल है, और ये यहां पर एटम की शक्ल में है। अब यहां से इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नियोन आयन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो आयनाइजेशन है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना या प्लस +1 आना या +1 से ज्यादा आना, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये यहां पर जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया ना, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, ये इस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा आयन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम अपने पोटेंशियल को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो चार्ज नियोन पर आए वो कितना है, सिर्फ पॉजिटिव आए, ठीक है। अब ये मतलब यहां पर जो थर्म आयनिक एमिशन और उस तरह हमने जो यहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, इस सूरत में आयनाइजेशन होगी कैसे, वो जरा ओवरव्यू ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एटम है और ये आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो उसके गिर्द घूम रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, फास्ट मूविंग यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है। अब नियोन एटम जब इधर से जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से ये आके ठक करके इसको लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसी के साथ मूव कर जाता है, तो जिसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैटआयन प्रोड्यूस करेगा, एनायन यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या हो गई जी, आयनाइजेशन। अगर सपोज कुछ चीजें, कुछ आयन जो है वो अनरिएक्टेड भी होंगे, कुछ अनरिएक्टेड होंगे जो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, सॉरी अनरिएक्टेड कह रहा हूं, अनआयनाइज्ड होंगे, उनको यहां पर ये जो वेपराइजेशन जो हमने यहां पर क्या लगाया हुआ है,
यहां पर हमने चीज लगाई है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप लगाया। ये जो प्रेशर है ये 10-6 टू 10-7 टॉर तक का प्रेशर इसको अप्लाई किया जाता है, यानी इस पूरे मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर 10-6 से 10-7 या 10-5 से 10-7 टॉर तक का जो प्रेशर है वो एडजस्ट किया जाता है, यानी कि कम प्रेशर। तो यहां पर जो कोई अनरिएक्टेड या सॉरी अनआयनाइज्ड नियोन गैस होगी वो यहां से वैक्यूम पंप के जरिए बाहर खींच ली जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ये एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा ना वो कितना है जी, वो 500 वोल्ट से लेकर तकरीबन 2000 वोल्ट तक का करंट अप्लाई किया जाता है। अब ये एक्सेलरेटर का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेट करेगा, स्पीड अप करेगा, उनकी जो मोशन है उसको इंक्रीज करेगा। तो देखो ये आइंस जो हैं जब यहां पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक ग्रिड जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये इन आइंस को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो देखो ये आइंस इस ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इन आइंस की स्पीड ज्यादा होने से ये आयन इस ग्रिड में से गुजर के चले जाएंगे। समझ आई बात, इसमें से गुजर जाएंगे। हाँ कुछ कुछ एक इस ग्रिड से चिपक भी सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जी नियॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इस ग्रिड में से ना जुड़े, ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है, जुड़ सकते हैं, और लेकिन बहुत सारे इसको क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। एक्सेलरेटर ने उनको इतना स्पीड अप कर दिया होगा कि वो यहां से बाआसानी आगे चले जाएंगे। अब जब यहां से आगे जाएंगे नियोन आइन भाई साहब, नियोन साहब इलेक्ट्रिक ग्रिड को क्रॉस करके आगे जा चुके हैं। अब इनको आग लग चुकी है, इन्होंने मिर्चें खा ली हैं, अब ये भागेंगे लेकिन आगे रुकावट है, आगे स्लिट। स्लिट क्या करेगी, वो सिर्फ उसी आइन को यहां से गुजरने देगी जो कि बिल्कुल इस तरह सिराते मुस्तकीम में आए, ताकि क्या चीज क्रिएट हो सके, बीम क्रिएट हो सके, बीम क्रिएट हो सके ताकि तमाम आइंस एक लाइन में आ सके। तो हम इसको स्लिट कहते हैं। तो यहां से आइन एक बीम की शक्ल में यहां से गुजरेंगे। अब जब वो यहां से आगे चलेंगे तो आगे एक और चीज उसका इंतजार कर रही होगी, वो क्या है, वो है मैग्नेटिक एनालाइजर। मैग्नेटिक एनालाइजर की खासियत, अब मैग्नेटिक एनालाइजर में क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, देखें जी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उनको ये अफेक्ट करता है, चार्ज पार्टिकल उनको अफेक्ट करता है। तो यहां से जो चार्ज पार्टिकल इधर जाएंगे ना तो मैग्नेटिक एनालाइजर उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और उसको किस तरह डाउनवर्ड, सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, मतलब कि ये इसको ऐसे बेंड कर देगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाए। ठीक है, अब जरा गौर करो, मेरे पास 3 पत्थर हों, यानी ये समझ लो ये 3 पत्थर हैं, इसमें ये सबसे भारी, ये हल्का और ये सबसे हल्का। मुझे बताओ मैं जब इसको ऐसे फेंकूंगा तो इन तीनों में से सबसे आगे कौन जाएगा? तो आप कहेंगे जी हल्के वाला सबसे आगे, भारी वाला सबसे पीछे, और जिनका दरमियान में वजन था वो दरमियान में रुक जाएगा। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? आप कहेंगे पता नहीं। तो मैं बताता हूं, क्योंकि हल्का वाला है, हमने फोर्स तो तीनों पर सेम लगाई गई, तीनों पर सेम लगाने की वजह से जो हल्का है वो उस फोर्स को ज्यादा, उस फोर्स का जो असर है वो ज्यादा फील करेगा। ऐसा ही है, इसी वजह से यहां पर जो आइंस बेंट होंगे, अब अगर तो नियोन के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, आइसोटोप हैं, तो वो बेंट होकर मुख्तलिफ लाइंस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है विलफर्स तो वो सीधी की सीधी लाइन एक ही जाकर टकरा जाए जो बताएगी कि यहां पे कोई आइसोटोप नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब इसको मैग्नेटिक एनालाइजर से गुजारा गया तो देखा गया
कि कुछ जो है इस तरह यहां पे बेंड हुए, कुछ यहां पर, और जो कुछ और थे जो यहां पर बेंड हो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमीटर ने डिटरमिन किया कि यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पर 3 मुख्तलिफ तरह के आइंस आकर गिरे। ठीक है, अब जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग थी ना, मतलब जिसने सबसे ज्यादा बेंडिंग की, अब देखो ये वाली बेंडिंग सबसे ज्यादा है, वो बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका मास 20, और उसके बाद जिसका मास 21, और उसके बाद जिसका मास 22। यानी ये जो बेंडिंग है, किसने बेंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड ने बेंड करना है, और बेंड सबसे ज्यादा 20 वाला होगा, और सबसे कम बेंड कौन होगा? 22 वाला। ठीक है, सबसे जो कम बैंड होगा वो 22 वाला बैंड होगा। इस बिना पर ये जो आइंस जब इलेक्ट्रोमीटर पर जाके टकराते हैं, तो इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? ये एक करंट इंपल्स जनरेट करता है, करंट इंपल्स। ठीक है, अब करंट इंपल्सेस जो हैं, इंपल्सेस वो इन तीनों से जो पैदा होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। 20 की जो इंपल्स हैं वो ग्रेटर थी। 20 मतलब 20 वाले की जो करंट इंपल्सेस पैदा हुई वो ज्यादा थी। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास नियोन गैस का मिक्सचर है, नियोन 20 इस गैस के मिक्सचर में क्या करता है? सबसे ज्यादा पाया जाता। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, बोर्ड जो है वो मेरा भर गया, मैं इसको साफ कर लेता हूं, कुछ चीजें साफ कर लेता हूं ताकि मैं फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चले, तो मैंने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर जो है वो करंट इंपल्सेस जनरेट करता है, और उस इंपल्सेस से बाद में हम क्या बनाते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और काम किया जाता है कि कार्बन 12 के साथ क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। यानी कार्बन 12 को भी इस सैंपल के अंदर, इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एज अ रेफरेंस रन करवाया जाता है, और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो इस कार्बन 12 से ऑटोमेटिकली कंपेयर करके निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या था? कि इसने करंट इंपल्सेस जनरेट की, करंट इंपल्सेस जनरेट हुई, डेम्स्टर का काम खत्म हो गया। इसके आगे वो क्या है? अच्छा, इसने आगे जो है वो हमें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो नियोन का स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाया था कि नियोन जो है वो 3 पहले लेक्चर में मैंने दिखाया था, अभी भी देख लें कि 3 पीक्स आ रही हैं। वो 3 पीक्स ये बता रही हैं कि नियोन के 3 आइसोटोप हैं। पीक्स की जो हाइट है वो क्या बता रही है कि किसकी अबंडेंस ज्यादा है? नियोन 20 की अबंडेंस ज्यादा है, नियोन 22 की अबंडेंस उसके बाद, और नियोन 21 की अबंडेंस सबसे कम है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जो मॉडर्न है, उसमें क्या किया जाता है? डिटेक्टर लगाते हैं, डिटेक्टर के बाद क्या लगाते हैं जी? एम्पलीफायर, और फिर क्या करते हैं? रिकॉर्डर लगा देते हैं। रिकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि जो डाटा है, जो डाटा आता है उसको रिकॉर्ड करके फिर से वही मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास जो चीज रह गई है वो है हमारी ये इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही है? हम इन इक्वेशंस को देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेपरेशन है वो इन इक्वेशंस के बना पर होती है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये ज्यादातर बुक्स में, जो फॉरेन बुक्स में हैं, उनमें ये इक्वेशन पाई जाती है। लेकिन जो आज का सिलेबस है, अब के सिलेबस में ये वाली इक्वेशन लिखी जा रही है हमारी बुक में, तो हम इसी को फॉलो करें। अच्छा,
इस इक्वेशन में बहुत सारे रिलेशन बताए गए हैं, यानी E/m का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन, रेडियस के साथ। जिस E/m नहीं है, सॉरी ये mass by m है, mass मैंने गलती से लिख दिया, E/m नहीं है, mass by इलेक्ट्रॉन। तो mass by इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिसकी mass by चार्ज रेशो ज्यादा होगी उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो जरा ये देखो, आप देख रहे हैं 22, मतलब मैं कर रहा हूं कि मेरे पास ये नियोन का सैंपल है, ये मैग्नेटिक एनालाइजर है जिसका नॉर्थ और ये साउथ पोल है। ये जब जाके इधर से गुजरेगा तो ये बेंट हो जाएगा, बेंट होने पर ये एक इधर गिरेगा, एक ऐसे गिरेगा और एक इधर जाके गिरेगा। अच्छा, तो आप देखें, अगर मैं इसको सर्कल की शक्ल देता हूं तो ये सर्कल बनेगा, फिर इसका सर्कल कुछ बड़ा होगा जो इस तरफ जाके, इसका सर्कल और बड़ा होगा। तो आप ये देखें कि जो सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है जिसको हम आर कह रहे हैं, अच्छा ये जो दूसरा सर्कल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसका सर्कल कोई ये होगा जिसका रेडियस पहले वाले से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले गिरा वो कौन था, 20, जो बाद में गिरा वो 21, जो उसके बाद वो 22। तो जैसे जैसे वो मैस बढ़ता गया उनका रेडियस क्या होता गया, ज्यादा होता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और भी रिलेशंस है, यानी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ई को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई इधर आ जाता है, तो पता चलता है कि आर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है आर के साथ। जब हम ये रिलेशन फाइंड कर रहे हो तो हमने एच, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको कांस्टेंट रखना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा। तो देखो, अगर यहां पर हम यहां ये पोटेंशियल जो है वो बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कर देते हैं, तो वो जो आइन इधर से गुजर के बेंट हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आगे चले जाएं, आगे को मूव करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और रिलेशन जो इसमें हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा रेडियस कम हो जाएगा। इसका मतलब है रेडियस का कम होना, इसको हम बेंडिंग भी कह सकते हैं, बेंडिंग, बेंड होना। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बेंडिंग ज्यादा होगी। यानी यहां से हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीज करता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीज किया जाता है, यानी यहां पर मेरे पास नॉर्थ, ये साउथ पोल है, तो यहां से ये गुजर के जा रही है और ये जाके विल्फर्स इधर जाके टकरा। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया ना, तो ये पहले इधर टकरा रहा था तो ये पहले जाके बेंड ज्यादा हो जाए, पहले कम बेंड हुआ था, आपकी बार ज्यादा बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ धकेल देता है, नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ धकेला जाता है तो उस सूरत में दो काम हो सकते हैं, या तो आइन थोड़ा सा मतलब कम बेंड हो, उस पर कम असर हो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो असर क्या होगा, ज्यादा, तो बेंडिंग भी क्या होगी, ज्यादा। तो कम असर पर आइन आगे जाके गिरता है और ज्यादा असर पर आइन पहले गिरेगा, तो बेंडिंग उस सूरत में ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन, ये टोटल 3 रिलेशन है जो हमें यहां पे बताते हैं। अच्छा, इसमें भी जो असल रिलेशन है ना, मैस ओवर जो चार्ज है, मैस ओवर चार्ज में असल रिलेशन है मैस के साथ। मैस हैज डायरेक्ट रिलेशन विद आर। क्यों? क्योंकि ई तो हमने यहां पे कांस्टेंट रखा है ना, या कांस्टेंट कह लो या यूनि पॉजिटिव, यूनि पॉजिटिव रखा हुआ है। अब क्योंकि ये यूनि पॉजिटिव है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे मैस को। ठीक है जी। तो इसके अलावा यहां पर हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।